मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सुबह मुंह अंधेरे उठते ही मैंने थोड़े से भुने हुए चने चबाए और 2-3 घूंट पानी पीकर सारे दिन के लिए तैयार हो गया। सरदार सैलाब खान ऊँग रहा था। तयम्मुम करके मैंने नमाज अदा की और आग को ताज़ा करने लगा। इतनी देर में सैलाब खान भी उठ बैठा था। रोशनी होते ही इक्का दुक्का फायर का सिलसिला शुरू हो गया था। मैंने स्टायर की मैगजीन में गोलियां भरी और अंदाजे से 100 गज दूर पड़े हुए छोटे से पत्थर पर निशाना साधने लगा। वो पत्थर एक चौड़े तने की जड़ में पड़ा हुआ था। गोली पत्थर तो क्या, दरख्त के तने में भी नहीं लगी थी। मुझे बस जरा सा अंदाजा हुआ था कि गोली तने के दाएं जानिब निकल गई है। किसी भी हथियार या टेलीस्कोप साइट को सिफर करने के लिए 2 ही गलतियां करनी पड़ती हैं, ऊपर नीचे की या दाएं बाएं की। अब पहली गोली चलाकर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि राइफल काफी दाएं मार कर रही थी। टेलीस्कोप साइट में मुनासिब तब्दीली करके मैंने अगली गोली चलाई। गोली पत्थर के बाएं किनारे के साथ लगी। मैं दोबारा साइट में तब्दीली करने लगा और इसी तरह 5 गोलियां चलाकर मैंने साइट को अपनी मर्जी के मुताबिक सिफर कर लिया था। मेरी सारी कार्रवाई सैलाब खान भी दिलचस्पी से देखता रहा, लेकिन इस दौरान उसने मुझे मुखातिब करने की कोशिश न की। राइफल की जीरोइंग से मुतमईन होकर मैंने कहा, सरदार, मैं किसी दूसरे मोर्चे का रुख करता हूँ। आपका मोर्चा फायर करने के लिए मुनासिब नहीं। अपनी क्लैशनकोफ थामते हुए वो भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा, इसकी जरूरत क्या है? मैंने उसे रोकने की रस्मी सी कोशिश की। वो बोला, यहाँ मैं करूंगा भी क्या, बस मुखाबरे पर बातचीत ही करनी है, वो वहां से भी हो जाएगी। मैंने कहा, चलें, और अपना थैला और क्लैशनकोफ मैंने वहीं छोड़ दी। बाकी अतराफ की निस्बत दुश्मन के शुमाली मोर्चे हमसे ज्यादा करीब थे और उस जानिब चंगेजी कबीले के अफराद डेरा जमाए हुए थे। मोर्चे से बाहर निकलकर उसे अपनी जानिब सवालिया नजरों से घूरते देखकर मैंने शुमाल की जानिब इशारा किया, उस तरफ। वो सर हिलाते हुए मेरे साथ चल पड़ा। वो पहाड़ी शुमालन जुनूबन लंबाई में फैली हुई थी, शर्कन गरबन उसकी चौड़ाई थी। उसके आदमियों ने पत्थर की बड़ी चट्टानों के अकब में मोर्चे बनाए हुए थे। कहीं पर गड्ढा वगैरह था तो उसे छुपने के लिए इस्तेमाल किया था, और अगर कुछ भी नहीं था तो उन्होंने पत्थर की दीवारें खड़ी करके मोर्चे की शक्ल दी थी। रस्ते में सैलाब खान ने जोश भरे अंदाज में मुझे ये बताया कि चारों अतराफ में उसका एक एक अच्छा निशानेबाज दरख्तों में छुपा हुआ तेज फायरिंग का मुंतजर था। चारों आदमी उन्होंने रात ही को मतलूबा जगह पर पहुंचा दिए थे। मैंने कहा, वैसे लोगों को भूख तो काफी लगी होगी। वो फीकी मुस्कुराहट से बोला, भूख तो वाकई लगी हुई है, लेकिन ये भी सुना है कि भूखा बटेरा ज्यादा अच्छा लड़ता है। मैं फराख दिली से ऑफर करते हुए बोला, वैसे मेरे थैले में कुछ चने और थोड़े बहुत बिस्किट मौजूद हैं, चंद आदमियों की भूख मिटा सकते हैं। उसने एक सरदार की तरह सोचा, बाकी क्या करेंगे? जिसके जवाब में मैं कंधे उचकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। पहाड़ी के इंतहाई शुमाली कोने में जाकर मैंने अपने लिए एक मोर्चा पसंद किया और उसमें मौजूद अफराद को दूसरे मोर्चों में भेज दिया। अभी हम पूरी तरह मोर्चे में बैठ नहीं पाए थे कि नौशाद गुल वहां पहुंच गया। आते साथ उसने रात वाली बातचीत पर माजरत चाही। मुझे उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैले हुए नजर आए। मुझे लग रहा था कि शायद किसी कमांडर या सैलाब खान ने उसे माजरत करने का कहा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं नौशाद गुल, ऐसा हो जाता है। वो हिचकिचाते हुए बोला, सलीम भाई, मैंने शर्त वगैरह की भी बकवास की थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो शर्त को यार, मैंने यूं भी शेखी ही भगारी थी। इत्मीनान भरा सांस लेते हुए उसने सैलाब खान को मुखातिब किया, सरदार, यकीनन आपको यहाँ मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। सैलाब खान ने उसके वहाँ बैठने पर एतराज नहीं किया था, शायद सलीम को जरूरत पड़े। मैंने कहा, खाली बैठने के बजाय दूरबीन लो और दुश्मन के वो आदमी तलाश करो जो मोर्चों से बाहर हों। ठीक है बॉस, मजाहिया अंदाज में कहकर वो सैलाब खान के हाथ से दूरबीन लेकर जायजा लेने लगा। यही काम मैं स्टायर की टेलीस्कोप से कर रहा था। अचानक मुझे 600 मीटर के फासले पर दुश्मन के एक आदमी की झलक नजर आई। मोर्चे की दीवार से उसका बालाई धड़ झलक रहा था। उसके फासले के बारे में मैंने अंदाजा लगाया था और ये एक स्नाइपर का अंदाजा था। एलिवेशन नॉब पर 600 मीटर रेंज लगाकर मैंने मस्कूरा शख्स के दाएं कंधे का निशाना लिया, क्योंकि मैं उसे जान से नहीं मारना चाहता था। गो किसी को जख्मी करना भी उसे नुकसान पहुंचाने के जुमरे में आता है, मगर ये जान जाने से कम से कम होता है, और मुझे अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई हरकत तो करना थी। यूं ही पादरी बने बैठे रहने से तो कोई काम चलने वाला नहीं था। मेरे ट्रिगर दबाते ही वो उछल कर नीचे गिरा। नौशाद गुल के मुंह से नारा बुलंद हुआ, वो मारा। मैं राइफल को दोबारा कॉक करके उसी तरफ मुतवज्जे रहा। मेरी गोली का निशाना बनने वाला नीचे गिरकर तड़प रहा था। उसे संभालने के लिए साथ वाले मोर्चे से 2 जवान भागते हुए निकले और जो ही अगला वाला अपने साथी के पास रुकते हुए नीचे झुका, मैंने दोबारा ट्रिगर दबा दिया। जख्मी को संभालने वाला खुद तड़पना शुरू हो गया था, जबकि तीसरा हक्का बक्का खड़ा था और उसके कुछ समझने से पहले मैंने राइफल को तीसरी मर्तबा कॉक करके उसकी टांग को निशाना बना दिया। दूसरा भी गया। ये नारा नौशाद के होंठों पर था कि तीसरा गिर गया। उसके साथ ही उसके आसपास
पास मौजूद मोर्चों से तेज फायरिंग शुरू हो गई। उनकी देखा देखी चारों तरफ से बारिश की तरह गोलियां बरसना शुरू हो गई थी और वही मौका था जब गजनी खेल कबीले के 4 छुपे हुए निशानाबाजों ने दरख्तों के ऊपर से दुश्मन को ताक ताक कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। गो वो तरबियत याफ्ता स्नाइपर नहीं थे और ना उनके पास स्नाइपर राइफल ही मौजूद थी कि दुश्मन का ज्यादा नुकसान कर पाते, लेकिन उसके बावजूद हर निशानेबाज ने दुश्मन के एक आध आदमी को निशाना बना लिया था। यूं जख्मी होने वाले आदमियों ने उन्हें मोर्चों में दुबकने पर मजबूर कर दिया था। इस दौरान दुश्मन के 2 मजीद आदमी मेरा निशाना बनकर जख्मी हो चुके थे। कहते हैं जंग के दौरान मरने वालों से ज्यादा जख्मी होने वाले नुकसान का बायस होते हैं और उसकी एक वजह तो ये है कि जख्मियों को संभालना पड़ता है। इस तरह अपने साथ वो सेहतमंद आदमियों को भी पाबंद कर देते हैं। दूसरा, जख्म में होने वाली तकलीफ की वजह से जख्मी अफराद जो आहो बुका करते हैं वो भी अपने आदमियों का मोराल कम करती है। 5वें आदमी को शिकार बनते देखकर नौशाद गुल ने मुझे ये याद दिलाने में देर न की, सलीम भाई शुक्र है मैंने अपनी शर्त वापस ले ली और अब हमारे दरमियान कोई शर्त बाकी नहीं। सैलाब खान ने तंजिया लहजे में कहा, शर्त किस वक्त खत्म हुई थी जनाब, हमें तो पता ही नहीं चला। नौशाद ने रोनी सूरत बनाकर कहा, सरदार ये जुल्म न करें। उसकी सूरत देखकर सैलाब खान और मैं हंस पड़े। शुमाली जानिब से दुश्मन बिल्कुल ही मोर्चों में दुबक गए थे। सरदार सैलाब खान दुश्मन की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। वो पहले जिस चैनल पर बातचीत कर रहे थे वो तब्दील कर दिया था। जल्द ही उसने नया चैनल ढूंढ लिया। दुश्मन की बातों से यही पता चलता था कि जख्मी होने वालों के अलावा उनके 7 आदमी हलाक हो चुके थे। उसके साथ ही तमाम को आड़ में रहने का हुक्म दिया जा रहा था। उनकी नक्लो हरकत का खात्मा होते देखकर मैंने मशवरा दिया, क्या ख्याल है, किसी दूसरी जानिब का रुख करें? सैलाब खान ने कहा, जो मुनासिब समझो। वहां से हम जुनूब की तरफ आ गए। दुश्मन के इस नुकसान पर गजनी खेल वालों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जुनूब की जानिब दुश्मन शुमाल से ज्यादा फासले पर था, लेकिन उनके कुछ मोर्चे ऐसे थे जो स्टायर की मार में आ रहे थे। घंटे 1.5 की निगरानी के बाद मुझे दोबारा मौका मिल गया था। 2 आदमी काफी मोहतात अंदाज में अपने मोर्चे से निकले थे, लेकिन उनकी एहतियात किसी काम नहीं आ सकी थी। पहले को टांग में गोली लगने के बाद दूसरे ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान मैं दोबारा राइफल कॉक कर चुका था और उसके मोर्चे में घुसने से पहले ही मैं अपने मकसद में कामयाब था। नौशाद गुल ने बज़ाहिर मज़ाहिया अंदाज में कहा, क्या आपकी कोई गोली जाया नहीं जाएगी? मगर उसके लहजे में तहसीन भरी थी। मैंने कहा, दौरान जंग गोलियां जाया करने वालों को हारना पड़ता है। नौशाद गुल ने मानी खेज लहजे में पूछा, वैसे ये गोलियां तो आप उनके सर में भी मार सकते हैं। मैंने कहा, पता नहीं यार, लेकिन इस वक्त मैं किसी के सर में गोली उतारना जायज नहीं समझता। सैलाब खान जल्दी से बोला, आप जितना कर रहे हैं उतना ही बहुत है। दोपहर ढलने तक मैं अतराफ में जाकर मुख्तलिफ जगहों से गजनी खेल के दुश्मनों को जख्मी करता रहा। चूंकि मेरी अपनी जिंदगी का इन्हिसार भी इसी मंसूबे की कामयाबी पर था, इसलिए मैंने फायर करते वक्त कोई दकीका फुरोगुजाश्त नहीं किया था। दुश्मनों का काफी नुकसान हो चुका था। इस दौरान जब भी तेज फायरिंग शुरू होती, दुश्मन के करीब मोर्चा संभाले गजनी खेल के छुपे हुए निशानेबाज अपना काम कर जाते। ये बात दुश्मन की समझ से बालातर थी कि आखिर तेज फायरिंग के बाद उनके 3-4 आदमी कैसे हलाक हो जाते हैं। क्योंकि उनके मरने वाले आदमी मुसलसल मखसूस मोर्चों ही में जान से जा रहे थे, इसलिए उन्होंने वो मखसूस मोर्चे खाली करा लिए थे। मैं चूंकि मुसलसल घूम कर मुख्तलिफ अतराफ से अपना काम जारी रखे हुए था, इसलिए मेरे खिलाफ उनकी यही हिकमत अमली काम आई थी कि वो कम से कम आड़ से बाहर निकलते या उनके जिस्म का कोई हिस्सा आड़ से बाहर झलकता। बहरहाल कुछ भी था, मजमूई तौर पर उन्हें मालूम हो गया था कि गजनी खेल वाले इतनी जल्दी उनके काबू में नहीं आने वाले। शाम का अंधेरा छाते ही तमाम कमांडरों और खास अफराद को सरदार सैलाब खान के मोर्चे में बुलाकर रात के लिए हिकमत अमली का जायजा लिया जाने लगा। वहाँ करीबन 15-20 अफराद इकट्ठे हो गए थे। अपने सफरी थैले को हल्का करने के लिए मैंने खाने पीने की तमाम अशिया उनके सामने रख दी थी। चंद लम्हों में वो बिस्किट और खुश्क चने वगैरह हड़प कर गए थे। सैलाब खान ने रस्मी सा इनकार किया, लेकिन बाकियों ने जरा सा भी तकल्लुफ न किया। मंसूबे को आखिरी शक्ल देकर तमाम अपने मोर्चों में लौट गए थे। सैलाब खान और उसके कमांडर्स मुझसे खासा मरूब थे। सैलाब खान तो 2-3 मरतबा कह चुका था कि मैं उनके लिए गैबी मदद बनकर आया हूँ। रोशन खान गरीब जो जख्मों की ताब न लाकर जान से हाथ धो बैठा था, उसके खत्म हो जाने के बाद सैलाब खान उसके मुझे वहां लाने के फैसले को सराह रहा था। 10 बजते ही कमांडर उल्फत बादशाह और कमांडर उम्मीद अली 70 के करीब अफराद को साथ लेकर जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ गए। बाकी तमाम अफराद के साथ सैलाब खान शुमाली नाले के किनारे पहुंच गया था। 11 बजते ही पुरशोर फायरिंग के साथ उल्फत बादशाह और उम्मीद अली के आदमियों ने जुनूब मगरिबी जानिब हल्ला बोल दिया था। दुश्मन इस अचानक और पुरशोर हमले से पहले तो घबरा गए थे, उसके बाद उन्होंने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। मंसूबे के मुताबिक उल्फत बादशाह और उम्मीद अली ने रेडियो सेट पर ऐसी गुफ्तगू की जिससे जाहिर हो रहा था कि वो दुश्मन के अगले मोर्चों तक पहुँच गए हैं और चंद घंटों में शलोबर गाँव तक पहुँच जाएंगे। इस हमले को रोकने के लिए दुश्मन ने दाएं बाएं के मोर्चों से मजीद नफरी इस जानिब मंगवा ली थी। तमाम की तवज्जो का मरकज जुनूब मगरिब की तरफ ही था। अगला घंटा सख्त फायरिंग का तबादला हुआ।
उल्फत जान और उम्मीद अली ने अपने आदमियों को अच्छी तरह समझा दिया था कि उन्होंने एक मखसूस हद से आगे नहीं बढ़ना है। हमले में हकीकत का रंग भरने के लिए उन्होंने अपने पास मौजूद चंद रॉकेट भी फायर कर दिए थे। इसी असना में दुश्मन ने नजदीक के मोर्चों से काफी नफरी वहां तलब कर ली थी। तवक्को के मुताबिक उन्होंने शुमाल मगरबी और जुनूबी मोर्चों से अपने आदमियों को इकट्ठा किया था कि जहां मोर्चे ज्यादा करीब थे। 1.5 घंटे बाद उल्फत बादशाह और उम्मीद अली ने 10-15 तेज रफ्तार जवानों को छोड़कर बाकी नफरी शुमाल की जानिब भेज दी। इन आदमियों के पहुंचते ही हम तमाम शुमाल मगरबी जानिब की तरफ बढ़ गए। उस जानिब दुश्मन की बराए नाम नफरी ही मौजूद थी। तमाम को यह हिदायत की गई थी कि जब तक दुश्मन की तरफ से फायर नहीं किया जाता कोई फायर नहीं करेगा। दुश्मन की सारी तवज्जो जुनूबी महाज की तरफ थी। उनके ख्याल के मुताबिक गजनी खेल वाले शलोबर गांव तक पहुंचना चाहते थे कि रेडियो सेट पर बातचीत के साथ साथ गजनी खेल वालों ने उस जानिब भरपूर हमला भी कर दिया था और दोनों पार्टियां एक दूसरे की रेडियो सेट पर होने वाली बातचीत सुनती रहती थी। पीछे रहने वाले 15 जवानों ने 20 मिनट बाद अपनी जगह से पीछे हटकर अपने आदमियों से आ मिलना था। शुमाली जानिब से गजनी खेल का पहला आदमी दुश्मनों को उस वक्त नजर आया जब वो उनसे 100-150 मीटर करीब पहुंच गया था। नाले में दुश्मन के 2 मोर्चे मौजूद थे। अपने तमाम आदमियों के सामने सैलाब खान ने 10 चाको चौबंद आदमियों की टोली रखी हुई थी। दुश्मन की तरफ से फायर आते ही वो तमाम लेट गए थे। पीछे आने वाले उस टोली से 50-60 कदम दूर थे। इस टोली के पास रॉकेट लॉन्चर मौजूद था। दुश्मन का फायर सुनते ही उन्होंने 2 रॉकेट लॉन्चर फायर कर दिए। यूं भी वो मुस्तकिल मोर्चे में नहीं थे, बस आर्जी तौर पर पत्थरों की आड़ बनाई हुई थी। ऐसे मोर्चे राइफल, क्लैशनकोफ वगैरह की गोलियों के लिए तो अच्छी आड़ साबित होते हैं। रॉकेट लॉन्चर और 12.7 mm वगैरह के लिए कोई खास रुकावट नहीं थे। रॉकेट ने मोर्चे की दीवार गिराकर वहां मौजूद बंदों को जख्मी कर दिया था। सैलाब खान के 2 आदमी झुके झुके तबाहशुदा मोर्चे के करीब पहुंचे और जख्मियों से कराहने वालों को हर तकलीफ से निजात दिलाई। नाले में 2 मोर्चे और भी मौजूद थे। वहां से तेज फायरिंग की आवाज आने लगी। उसके साथ ही कोई अपने आदमी को रेडियो सेट पर बुलाने लगा। सरदार, गजनी खेलों ने शुमाल की जानिब हमला कर दिया है और हमारे पास नफरी कम है, मजीद आदमी भेजो। उसी वक्त दूसरे की चीखती हुई आवाज उभरी, जहां पर कोई भी मौजूद नहीं है और ना फायर का जवाब आ रहा है। गालिबन वो जुनूब की तरफ उस जगह पहुंच गया था जहां उल्फत बादशाह और उम्मीद अली ने अपने 15 आदमी बिठाए हुए थे। उस वक्त तक वो 15 अपने बाकी लश्कर के साथ आन मिले थे। शलोबर के किसी सरदार की आवाज आई, तमाम लोग शुमाल की जानिब पहुंचो, दुश्मन वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। चूंकि मैं सरदार सैलाब खान के साथ था, उनकी ट्रांसमिशन सुन रहा था, इसलिए मुझे अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। दुश्मन को गजनी खेल की चाल समझ में आ गई थी, लेकिन वो देर कर बैठे थे। उनके वहां तक पहुंचने से पहले गजनी खेलों की राह में रुकावट डालने वाले दोनों मोर्चों को वो रॉकेट लॉन्चर से तबाह कर चुके थे और उनसे आगे बढ़ गए थे। मैं सरदार सैलाब खान के साथ मौजूद था। वो लड़ाई में वतन की खातिर नहीं लड़ रहा था कि अपनी जान खतरे में डालता। वो 2 कबीलों की लड़ाई थी जिसमें मैं खामखा फंस गया था। मेरी थोड़ी बहुत हमदर्दी गजनी खेल के साथ इसलिए थी कि मैं खुद उनके साथ था। उनसे अलहदा होने के बाद वो लड़ाई किस अंजाम को पहुंचती है, इससे मुझे कोई गरज नहीं थी। उसी वक्त मगरिब और शुमाल की जानिब से फायर आने लगा। यकीनन उन्होंने दूर ही से फायर करना शुरू कर दिया था। सैलाब खान ने चीखकर अपने आदमियों को आगे बढ़ने का कहा, यहाँ से जल्दी निकलो। वो नाला काफी चौड़ा था। तमाम तेजी से आगे बढ़ने लगे। शुमाल की जानिब दुश्मन की काफी नफरी मौजूद थी और अपने अकब को महफूज रखने के लिए सैलाब खान ने 2 पार्टियां मुकर्रर की थी जिन्होंने वहीं रुककर दुश्मन के ताक़ुब को रोकना था। ये सारा मंसूबा हमने गुज़श्ता रात बैठकर तरतीब दिया था। दुश्मन ने ताक़ुब करने में देर नहीं लगाई थी, मगर गजनी खेल वाले उस जानिब घेरे से निकल गए थे। रात के वक्त ताक़ुब करने में खतरा ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद ताक़ुब से वो बाज ना आए। सैलाब खान के साथ आगे बढ़ते हुए मैंने उसे याद दिलाया, मशर खान और रशीद जान को कहो अपने आदमी नाला मोड़ के साथ रोक दें। सैलाब खान ने कहा, उन्हें मालूम है। मैंने तेज लहजे में कहा, मालूम है, मगर याद दहानी जरूरी है। ऐसे हालात में सारे मंसूबे जहन से महव हो जाया करते हैं। सैलाब खान बगैर किसी हुज्जत के रुक कर रशीद जान और मशर खान को आवाज देने लगा। वो सरदार था, लेकिन मेरे मशवरों पर यूं अमल कर रहा था जैसे मैं सरदार हूँ। वो बोला, मशर खाना, रशीद जाना। थोड़े फासले पर रशीद जान की आवाज उभरी, जी सरदार। मशर खान के साथ अपनी जिम्मेदारी संभालो। ठीक है सरदार, हम तैयार हैं। ये कहते ही वो अपने आदमियों को आवाज देकर रोकने लगा। नाला मोड़ तक रशीद जान ने अपनी पार्टी के अफराद को रोक लिया था। मशर जान ने अपने आदमी शुमाली जानिब और रशीद जान ने गरबी जानिब ढलान पर चढ़ा दिए थे। अपने तमाम आदमियों के आगे बढ़ते ही उन्होंने बेतहाशा फायर खोलकर ताक़ुब करने वालों की पेशकदमी में रुकावट डाल दी थी। दुश्मन भरपूर अंदाज में जवाबी फायरिंग करने लगा।
रात के अंधेरे में नाले के अंदर तो तेज हरकत की जा सकती थी, ढलान पर चढ़कर बगैर रोशनी के तेज हरकत मुमकिन नहीं थी। सैलाब खान के आदमी नाले में हरकत करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि दुश्मन के लिए सामने की जानिब से क्लैशनकोफों की बरसती हुई गोलियां एक ऐसी रुकावट थी जिसकी वजह से वो कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। मंसूबे के मुताबिक फरलांग भर आगे जाकर सैलाब खान ने 2 पार्टियां नाले में ऊपर ढलान तक तरतीब से बिठाई और रेडियो सेट पर मशर खान और रशीद जान की पार्टियों को पेशकदमी का हुक्म दे दिया। दोनों कमांडर सबसे पीछे थे। उल्फत बादशाह और उम्मीद अली की पार्टियों की लगी हुई जगह से गुजरते हुए उन्होंने अपने बाहिफाजत गुजरने की इत्तला दे दी थी। शलोबर और म्याम खेल के आदमियों को जब फायरिंग का जवाब न मिला तो वो एक मर्तबा फिर एहतियात से आगे बढ़ने लगे। वो सैलाब खान के आदमियों की तरह बेफिक्री से आगे नहीं बढ़ सकते थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही उन्हें यकीन हो गया कि सैलाब खान के आदमी वहाँ मौजूद नहीं हैं। उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जो ही वो उस जगह पर पहुंचे जहां उल्फत बादशाह और उम्मीद अली की पार्टी तैनात थी, एकदम ही उन पर कयामत टूट पड़ी। सबसे आगे मौजूद 10-12 आदमी पहले ही हल्ले में नीचे गिर गए थे। बाकी जवाबी फायर करते हुए वो रुक गए और आड़ की तलाश में पीछे हटने लगे। 10-15 मिनट मुसलसल और तेज फायरिंग के बाद उल्फत बादशाह और उम्मीद अली अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ गए। पहले वाली 2 पार्टियों ने उसी रस्ते पर अपनी जगह संभाल ली थी। पसपाई का ये तरीकाकार उन्हें मैंने गुज़श्ता रात बड़ी तफसील और वजाहत से समझाया था। इस मर्तबा शलोबर और म्याम खेल वाले फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें गुजरना तो उसी रस्ते से था जहां गजनी खेल वाले घात लगाए मौजूद थे। उनके नजदीक पहुंचते ही उन्हें दोबारा फायरिंग का सामना करना पड़ गया और पहले की तरह 10-15 मिनट की तेज फायरिंग के बाद वो पार्टियां अपने रास्ते पर आगे बढ़ गईं। दुश्मन को काफी नुकसान पहुंच गया था। मजीद ताक़ुब की हिम्मत उनमें बाकी नहीं रही थी। 1.5-2 किलोमीटर दूर आकर सैलाब खान ने अपने तमाम आदमियों को रोक कर इकट्ठा किया और 40 चाको चौबंद आदमी अकब में रखकर बाकियों के साथ आगे बढ़ गया। इन 40 आदमियों ने 50-60 गज का फासला रखकर उनके अकब में रहते हुए हरकत करना थी। यकीनन दुश्मन भी कोई हिकमत अमली तैयार कर रहा था, मगर अब वो पहले की तरह बेहतियाती से उनका ताक़ुब नहीं कर सकता था। मुझे सैलाब खान ने पक्का अपने साथ रखा हुआ था। गो तमाम मंसूबा पहले ही से तयशुदा था। इसके बावजूद ताज़ा हिकमत अमली के लिए मुझसे मशवरे करता रहा। जल्द ही हमें सफर करने के लिए मुतबादिल नाले भी मिल गए। वो उस इलाके को पहचानते थे और उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि किन रस्तों पर चलकर वो जल्द से जल्द गजनी खेल पहुंच सकते हैं। हमें सारी रात चलते हुए गुजर गई। पानी वगैरह तो लोगों ने रस्ते में आने वाले चश्मों और नालों से पी लिया था, मगर भूख की वजह से करीबन तमाम निढाल थे। जान बचाने की जबिल्लत ही थी जो वो इतना सख्त मुकाबला करके दुश्मन के घेरे से निकल पाए थे। जब हम गजनी खेल के करीब पहुंचे तो सुबह का मलगजा उजाला हर तरफ फैल गया था। दुश्मन की तादाद ज्यादा है, वो गजनी खेल को घेरने के लिए न पहुंच जाएं। ढलान से उतरते हुए मैंने अंदेशा जाहिर किया। सैलाब खान ने चहकते हुए कहा, अब हमें जरा भी परवाह नहीं। खाने पीने का सामान और एमुनिशन वाफिर मिकदार में मौजूद है। बाकी हमारे भी हलीफ कबीले मौजूद हैं, बस उनके पास पैगाम भेजने की देर है। मैंने ख्याल जाहिर किया, मतलब वो इस तरफ का रुख नहीं करेंगे। वो बोला, शायद, लेकिन हमने तो ऐलान जंग कर दिया है और जब तक शलोबर वाले हमारे मुतालिबात पूरे नहीं करते हम बैठने वाले नहीं। इस मर्तबा हम बहुत ज्यादा तैयारी के साथ हमला करेंगे। गांव में दाखिल होते ही सरदार ने तमाम को जल्द से जल्द खाना खाकर तैयार होने का हुक्म दिया। उसका इरादा जुनूबी और मगरबी जानिब की पहाड़ी पर अपने आदमी तैनात करने का था। ये दोनों पहाड़ियां गांव के करीब करीब वाक़ थीं और वहां उन्होंने पहले ही से मोर्चे बना रखे थे। मुझे सरदार सैलाब खान अपनी बैठक में छोड़कर घर में घुस गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी चाय और पराठे ले आया। यकीनन उस वक्त घर में जो कुछ तैयार था सैलाब खान ने मेरी तरफ भिजवा दिया था। गंदम की रोटी ऐसी चीज है जिसका नेमुल बदल दुनिया की कोई खुराक नहीं हो सकती और मैं 2-3 दिन से खाना नहीं खा सका था। 2-3 पराठे खाकर मैं सोने के लिए लेट गया। रात भर की भाग दौड़ के बाद मैं थकन महसूस कर रहा था। यूं भी गजनी खेल वाले अब खतरे की हुदूद से निकल आए थे और अपनी लड़ाई वो खुद लड़ सकते थे। ना तो मुझे उनसे कोई हमदर्दी थी और ना वास्ता कि मैं मजीद वहां रुकने की कोशिश करता। मेरी आंख कहीं जोहर की अजान सुनकर खुली थी। वही बूढ़ा शख्स जिसने नाश्ता लाया था बैठक के सहन में बैठा नजर आया। मुझे जागते देखकर वो खाने का पूछने लगा। मैंने कहा, शुक्रिया चाचा, भूख नहीं है, बस चाय पिलवा दें। ये कहकर मैं गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। मेरे नमाज पढ़ने तक सैलाब खान वहां पहुंच गया था। खुशदिली से कहते हुए, क्या हाल है जनाब? उसने चारपाई पर नशिस्त संभाल ली। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। इस दरमियान बूढ़ा चाय के बर्तनों के साथ नमूदार हुआ। सैलाब खान कहने लगा, फिलहाल तो अमन है। आधे आदमी मोर्चों पर पहुंच गए हैं और बाकी आराम कर रहे हैं।
मैंने बूढ़े मुलाजिम के हाथ से चाय की प्याली लेते हुए पूछा, आगे का इरादा क्या है? वो पुरअज़्म लहजे में बोला, जब तक लड़की और उसे ले जाने वाला जवान नहीं मिल जाता ये जंग जारी रहेगी। 2-3 दिन तक जिरगा बुलाने का इरादा है, उसके बाद अगली हिकमत अमली तय करेंगे। मैंने कहा, अगर खफा ना हूं तो एक बात पूछूं? सवालिया नजरों से मुझे घूरते हुए उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि एक लड़की के लिए आपने पहले भी इतने आदमियों की कुर्बानी दी, मुखालिफिन के भी काफी आदमी कत्ल किए। हालांकि वो लड़की बालिग है, उसे अपनी जिंदगी जीने का हक है। गो इसका तरीका कार गलत है, मगर इस वजह से वो मौत की सजावार तो नहीं ठहरती। गहरा सांस लेते हुए वो तंजिया लहजे में बोला, आपके ख्याल में हमारे कबीले की एक लड़की दुश्मन कबीले के लड़के के साथ भाग गई है, और हमें इस बात पर शुक्र अदा करते हुए कि उस लड़की ने अपना शौहर ढूंढ लिया है, खुशी के शादियाने बजाने चाहिए। उसके तंज को खातिर में ना लाते हुए मैं मुस्तफसिर हुआ, तो उस लड़की के हुसूल के लिए इतने घरानों के चिराग बुझा देना, मजीद कितनी जाने जाया करवाना बेहतर है क्या? वो इत्मीनान से बोला, अगर आपका ताल्लुक कबायली इलाके से होता तो यकीनन ये सवाल आपके जहन में न उठता। मैंने कहा, तो क्या कबायलियों के लिए जान की कोई अहमियत नहीं? वो बोला, जरूर है, मगर हमारी खुददारी और अना पहले नंबर पर है, जान का नंबर बाद में आता है। बाकी दुश्मन कबीले के अफराद भी तो मर रहे हैं, वो अपनी गलती तस्लीम क्यों नहीं करते? मैंने दलील पेश की, वो रकम अदा करने पर भी तैयार हैं, और क्या करें? वो जहरखंद लहजे में बोला, हमें रकम नहीं, उस लड़की की जरूरत है जिसकी वजह से हमारी बेइज्जती हुई है, और उस लड़के की जरूरत है जिसने हमारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। मैंने पूछा, तो उन्हें मार कर आपको क्या मिलेगा? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, हमारे सीनों में ठंड पड़ जाएगी और इलाके भर में कोई गजनी खेल के पीछे बात नहीं कर सकेगा। मैं जान छुड़ाते हुए बोला, माजरत खां हूँ, मुझे ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए था। सैलाब खान ने कहका लगाया, जल्द ही समझ गए हो। मेरे होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई। बहरहाल आप जाने और आपका काम, मैंने सुबह आगे बढ़ जाना है। उसने पूछा, क्या पूछ सकता हूँ कि आपने कहाँ जाना है? मैं साफ गोई से बोला, मंजिल का तायुन तो मुझे खुद भी नहीं है। वो बोला, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे खुशी होगी। मैंने कहा, शुक्रिया सरदार। सैलाब खान ने मानी खेज लहजे में कहा, अच्छा, आज रात को हम आपके लिए खुसूसी दावत का एहतमाम करेंगे। गजनी खेल के काफी जवान आपको मिलना और देखना चाहते हैं। आपका गायबाना तारुफ सुन सुनकर तमाम के दिल में आपसे मुलाकात का शौक जागा हुआ है। उसका मानी खेज अंदाज मुझे हैरान कर गया। मैं समझा नहीं। वो मेरे सर पर बम फोड़ते हुए बोला, इसमें समझने की क्या बात है जनाब SS? वो ऐसे निशानेबाज को देखना चाहते हैं जिसका निशाना कभी खता नहीं जाता। मैं गड़बड़ा गया। SS? सैलाब खान आंखें मीचते हुए बोला, जी मोहतरम, नौशाद गुल आपको देखते ही पहचान गया था और आपको जोश दिलाने के लिए उसने शर्त लगाई थी। उसी रात आपके सो जाने के बाद मुझे मोर्चे से बाहर बुलाकर उसने सब कुछ बता दिया था। चूंकि उसे आपकी सलाहियतों का अच्छी तरह अंदाजा था, इसलिए सुबह सवेरे ही उसने अपनी राइफल बचाने के लिए शर्त वापस ले ली। मैंने कहा, उसे पहचानने में गलती भी तो हो सकती है। उसकी बात सुनकर मैंने भी यही सोचा था। वो बोला, लेकिन आपकी निशानेबाजी ने यकीन दिला दिया। इस मर्तबा मैंने किसी लूली लंगड़ी दलील का सहारा लिए बगैर खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो मुझे तसल्ली देता हुआ बोला, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। नौशाद गुल अब किसी खान का मुलाजिम नहीं है, बल्कि सच कहूँ तो वो आपसे बहुत ज्यादा मुतासिर है। हम सब पर भी आपका एहसान है कि आपकी वजह से हम उस घेरे से बाहर निकल सके। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं सरदार, ना तो मुझे परेशानी है और ना कोई खौफ। बस ये सोच कर खिफ़त हो रही है कि लोगों ने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही मुबालगा आमेजी की हुई है। वो बोला, नौशाद गुल कह रहा था कि आपने उसकी आंखों के सामने पलवशा खान वजीर के सर पर रखे ग्लास को निशाना बनाया था। क्या ये झूठ है? मैं जल्दी से बोला, इसे इत्तेफाक कह सकते हैं। वो मजाही अंदाज में बोला, उनके सरदार जहांदाद के सर में 2 किलोमीटर दूर से गोली मारना ये भी इत्तेफाक हुआ, बल्कि सरदार जहांदाद के सारे मरने वाले साथियों के सर में इत्तेफाकी तौर पर गोली लगती रही होगी, और कल चलोबर और मियाँ खान के सारे आदमी भी इत्तेफाकी तौर पर ही जख्मी होते रहे होंगे। मैं खफीफ होता हुआ बोला, अच्छा छोड़ें इस मौजू को, आपकी समझ में मेरा नुक्ता नजर नहीं आएगा। उसने मौजू तब्दील करने में देर न लगाई। अच्छा, अब तो बता दें कि अफगानिस्तान किस सिलसिले में जाना है? मैंने मुजम्मल सा जवाब दिया, अपने साथियों की तलाश में निकला हूँ। वो मजीद कोई सवाल किए बगैर उठते हुए बोला, आप आराम करें, शाम को मुलाकात होगी, और मैंने असबात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।